नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज डेली हर्षित टीवी में। मैं फलक समीम आपका इस्तकबाल करता हूं। बुजुर्ग जिन्हें घर में सम्मान मिलना चाहिए वे सताए जा रहे हैं। अड़ोस पड़ोस और समाज में वह संवेदना इनके प्रति नहीं दिख रही है जिससे अत्याचार करने वालों को सबक मिल सके। तभी तो ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है जिसमें सताए गए बुजुर्ग अपनी आप बीती के साथ या तो दरबदर हैं या फिर वृद्धा आश्रम पहुंचकर एकाकी जीवन जी रहे हैं। आइए देखते हैं ऐसे बुजुर्गों की दास्तां जो या तो अपने बेटे बहू के हाथों या परिवार से प्रताड़ित होकर अपनी खुशियों का इंतजार कर रहे हैं। ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्ग खुशी से यहाँ नहीं हैं, बल्कि बुढ़ापे में बेटों ने उन्हें इस हाल में पहुंचा दिया कि वे अपने को छोड़कर यहाँ एकांकी जीवन जीने को व्यर्थ है। फिर भी अपने बेटे बहुओं के प्रति उनके मुंह से बद्दुआ नहीं, आशीर्वाद ही निकलता है। बेटे बहुओं से परेशान होकर कई माता पिता हजारीबाग ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले अन्य बुजुर्गों से वे अपना गम बांट रहे हैं। हर किसी की अपनी कहानी है, लेकिन उसे भूलने के लिए कोई अपने गीतों में, कोई अन्य तरीकों से व्यस्त है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वे अपने बच्चों को या परिवार को भूल नहीं पाते। देगनी कहती है कि 9 महीने बच्चे को कोख में रखा और सोते जागते पाल पोस कर बड़ा किया, पर अब उसे बेटों ने बहुओं के कारण छोड़ दिया। बताया कि बेटे आते हैं मिलने, पर बहू गेट के बाहर ही रहती है। हर की अपनी कहानी और दर्द है। हजारीबाग का यह ओल्ड एज होम सरकार द्वारा संचालित है, पर विडंबना है कि पिछले 2 साल से यह ओल्ड एज होम खैरात पर चल रहा है। शहर के लोग दान देते हैं, उससे यहाँ के बुजुर्गों का भोजन पानी का इंतजाम होता है। यदि मदद पर्याप्त नहीं होती तो बुजुर्गों को आधा पेट सोना पड़ता है। ओल्ड एज होम को सरकार मदद के पाई दौड़ रही है और कुछ अधिकारियों को गंभीर नहीं होने के कारण मामला उलझा हुआ है। पूर्व में इनका बकाया हो चुका है कि अब कोई भी उनका मदद नहीं करने को तैयार है। मामला उलझा हुआ है। पूर्व में इतना बकाया हो चुका है कि कोई भी अब उधार देने को तैयार नहीं है। वहीं यहाँ बुजुर्गों की देख रेख करने वाले को भी पिछले कई महीनों से मानदेय नहीं मिला है। ऐसे में सभी को इंतजार है अब कि शीघ्र सरकारी मदद के लिए वरीय अधिकारियों सरकार की नजरें इनायत हो, ताकि कम से कम बुजुर्गों का सही ढंग से ख्याल रखा जाए जो पहले से सताए हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज़ डेली हर्षित टीवी में। आज मैं आ पहुंची हूं एक ऐसी जगह जहां की स्थिति आप देख के काफ़ी मायूस महसूस करेंगे। बचपन से लेकर ज़िंदगी में मौत तक अगर किसी ने निस्वार्थ भाव से हमारा साथ दिया है तो वो हैं हमारे माँ बाप। और आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ वहाँ पे ऐसे बूढ़े माँ बाप को उनके बच्चों ने छोड़ दिया है। किस रीज़न से छोड़ दिया है, क्यों छोड़ दिया है, आइए चलते हैं, बात करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ की स्थिति है। आपका नाम? देगनी, आप कहाँ से हैं? कुसुमा सुल्ताना जानो है? हाँ, सुल्ताना बनादास तब बनादास के पार हमारे घर हो कुसुमा। अच्छा, है। ओ आप यहाँ, आपके बच्चे हैं? है, कैसे ना खाए तो आप कैसे झूठ बोल दिए ना ऐसे? तो क्यों छोड़ दिया वो लोग आपको? अरे का कहियो, अब लड़ाई झगड़ा बताइए। लड़ाई झगड़ा का कहियो बेटी, घर घर के हाल के हो। देख बेटा पुतो अपना गुरु से पोसबी, वकील गुरु नहीं गुनता हो। देख दुनिया हो, बेटा जहाँ हो गलो ओकर जेनी तहाँ फिर ओकर देने घुटो हमर देने, ये बात हो। काठी बेच के, कोयला बेच के, ढेकी कूट के पोसल जो राज के बेरन है भी बच्चन काट और का कहे सब कुछ हो। भगवान के दिन नाती पुता पुताओ 3 गो नाती, 2 नाती हो, नतनी हो। बड़का का खो पुतैया बड़ी हरामी, बड़िया बादम के को कते कहियो खिसवा। भगवान तो 2 दल को राम जी, लेकिन 2 गो भाई बाप 2 घर के गिनती भेलो। एक घर हो बड़का घर, 2 चंगा ओकर हथिन, एकर हथिन 3 गो जकर पढ़िए तकर जानला। 1 बजे एलो पुतैया से उन्हें रहलो, उन्हें खड़ा हाकोड़िए में ना एलो, डरे इनका बोले के लेल ना एलो, दबरे रहो उन्हें। हाँ बेटवा एलो मल्लू निहर खड़ा रहो, कुछ बोले डोले नहीं सीधा, और हिये खड़ा करी हिये खड़ा रहतो। तो वो लोग आपसे मिलने नहीं आते? हाँ वो थी न, अभी 10 हरवन न ख्याल का नहीं ससुराल गया कि का कैसे कहियो बेटी अब
इन्हें हम तो खोज खबर लेने की हाँ आप या वो कैसी थी हैं कैसे ना वो थी या वो थी ना अपनी 10 रोज से आपको घर का याद नहीं आता? बेटी ना है भाई आज बेटी कूद तो का करिए जे जिया जन जियो जी पनिया मर जब आज तो करो जो बस पानी मिल जतो और घर वाले इन्हें टेंशन से ठीक खाइए सुख से ऐसा हम बात नहीं बोलियो हमरा हियाँ कमेबो कर घर आने और नतीजो होतो और मारियो होतो कमा कमा हॉस्टल से दिलिए कहाँ कहाँ 100,000 12 गाँव दलिए हम कमा क्या करता है आपका बेटा? कुड़ी कबाड़ी नौकरी न खाए जैसे लागलो कमेलो घर में बैठलो नौकरी न खाए नौकर बिजनेस अच्छा, खेती बाड़ी हो से साझा लागल हो हर नांगर बिना 30 साल से लागल हो साझा और का कहियो आपको यहाँ अच्छा लगता है? अच्छा देखिए घर अंगना है हम इनके का दूध देते आप लोग सब आपस में अच्छे से खेल हाँ अच्छे से हंसते? सब हम इनके सब एक तू लेकिन बेटी बराबर हम के हजारीबाग के लोग हो सब अपन माय बहन कहा के दूर के हम उतना हम दम ना डलो घरे नहीं रहली ही नहीं रहली लेकिन ये का होते नहीं दुख नहीं बीपे नहीं तनी आज हो जाओ जाने तन जगह हो परिवार हो यही यार कुछ नहीं है सुख दुख कुछ के रखो बस वही तनी दुख हो जैसे दुख नहीं तनी आदमी जानतो तब बन जातो अब बेन जानने का करबो यही बात है सब कुछ तो सीखे खाए के पिए के कुछ के तकलीफ नहीं जे ते निये देहिया हो से घर वन हम अपने कोई 3 दिना चली जबो 3 दिना बात करो हाँ फुटानी ना करो बेटी बेटी पुतो के हाँ दादी आपका नाम? हमार नाम उर्मिला है। आप कहाँ से आई हैं? हम आए राजधनवा से। कहाँ से? राजधनवा। आपको यहाँ आपका बेटा छोड़ के गया? घर परिवार आपका है? नहीं छोड़ के नहीं गया तो मेरा दिमाग तने खराब हो गया ना तो वही से हम भूल के चला आए भुलाई। आपको अच्छा नहीं लग रहा था घर पे? घर पे अच्छा कैसे नहीं लगेगा घर पर अच्छा लागो भूल के चला आए बेटा मेरा नहीं था। तो आपसे वो लोग मिलने नहीं आते हैं? जानते नहीं करते तो मिलने का आपको मन नहीं करता वापस जाने का? जाने का मन करते क्यों नहीं चले जाते? याद नहीं आपको? याद नहीं भूल जाते हैं रोडवा नहीं याद है ना। नाम याद है आपको अपने बेटे का? हाँ पता कहाँ रहता है? घर गांव? घर है मेरा 10 रोटी। तो कोई आपको ढूंढ वहाँ ले जाने का कोशिश नहीं किया? नहीं जानते हैं कि नहीं हम नहीं कह सकते। नमस्ते दादी, आपका नाम? मेरा नाम अर्चना लहा। आप कहाँ से हैं? हजारीबाग के हैं। हजारीबाग से। आपके घर परिवार में कौन कौन है? बेटा है बहू है पोता पोती सब है। तो वो लोग आप यहाँ कैसे आए? वो लोग छोड़ के गए? हाँ समझो तो क्यों क्या किस कारण से ऐसा किया? था कुछ कारण था। अच्छा, तो आपको यहाँ अच्छा लगता है? अब हमको यहाँ तो मैंने अपना घर बराबर हम घर जैसे रहते हैं पूजा पाठ खाना पीना ये लोग के बेटी जैसा मानते हैं हम वो लोग भी माँ जैसा मानती है हमको। क्या क्या करना आपको पसंद है यहाँ पे? हाँ क्या क्या करना पसंद है आपको यहाँ? हमको हम थोड़ा पूजा पाठ करते हैं गाना बजाना भजन गाते हैं यही सब लेकर रहते हैं हम। तो कैसे कैसे गाना आपको पसंद? आप गाना गाती भी हैं? हम बहुत गाना गाए। तो एक गाना आप हम लोगों को भी सुनाइए ना गा के। पहले गाते थे अभी थोड़ा सा हम लोगों के लिए गा स्टेज में दीजिए। गाते थे गाना अब तो इतना गला नहीं चलता है। कोई बात नहीं, आप अपने आवाज में कुछ भी गा के सुना दीजिए। बंगला गाना पसंद है तुम लोग सुन? हम लोग सुने नहीं पर आप जो गाइएगा हम लोग वो सुन लेंगे। अच्छा बैठो। प्रेमेरी पूर्णिमा चाँद ফিরে আয় অন্ধকারের নদিয়া প্রেমেরই পূর্ণিমা চাঁদ ফিরে আয় অন্ধকারের নদিয়া প্রেমেরই পূর্ণিমা চাঁদ আকাশে বাতাসে ওঠে হাহাকার আকাশে বাতাসে ওঠে হাহাকার নিমাই আমার ফিরে আয়
অন্ধকারের নদিয়া প্রেমেরই পূর্ণিমা চাঁদ। आपने बहुत अच्छा बड़ा गाना है। अच्छा জননীর অঞ্চল শূন্য করিয়া গো, জননীর অঞ্চল শূন্য করিয়া গো, প্রদীপ জ্বলে না গৃহার, প্রদীপ জ্বলে না গৃহার। প্রাণ পিয়া তব ধুলায় লুটায় গো, প্রাণ পিয়া তব ধুলায় লুটায় গো, ছিন্ন করিয়া ফুল হার, ছিন্ন করিয়া ফুল হার। সেদিন যেমন নদিয়ার পথে খেলেছিলে ব্রজ খেলা, কে শুধাবে ননি, ননি যে জননী, হলো যে গোঠের বেলা। সাজায়ে দে মা রাখালিয়া সাজে, সাজায়ে দে মা গোষ্ঠে যাবার বেলা যে হলো, রাখালিয়া সাজে সাজায়ে দে মা। একুলেতে কান্দে সখী নিমাই, নিমাই বলে অকুল কান্দিয়া কয়ে নাই আছে নাই রে, ফিরে আয় ফিরে আয় ফিরে আয় ফিরে আয়, নদিয়ার চাঁদরে ফিরে আয় ফিরে আয়। তোর বিরহে কাঁদে অলিকুল, গায়ে না পাখি ফোটে না কো ফুল, তোর বিরহে কাঁদে অলিকুল, গায়ে না পাখি ফোটে না কো ফুল। আকাশে বাতাসে ওঠে হাহাকার, আকাশে বাতাসে ওঠে হাহাকার। নিমাই আমার, নিমাই আমার, ফিরে আয় ফিরে আয়, অন্ধকারের নদিয়া প্রেমেরই পূর্ণিমা চাঁদ। आपने बहुत ही ज्यादा अच्छा गाना गाया था, कुछ सुन के बहुत अच्छा लगा अभी हमें। गाना नहीं चलता, कीर्तन है ही। आपने बहुत प्यारा गाना निमाय संन्यास है, निमाय जब संन्यास होकर निकल जाता, ये गाना गाते हैं ना तो आँख में आंसू आ जाते हैं। संन्यास जब जन्म होता है ना हम लोग के, तो उसको कुछ नियम है, जो 2.5 से 3 पैर निकल जाता है ना, उसी समय संन्यास ले लेता है। बहुत बहुत अच्छा भजन ये निमाय। तो आइए बात करते हैं यहाँ की केयर टेकर मंजू जी से और पूछते हैं यहाँ के बारे में कुछ बातें। तो हेलो मैम, आप बताइए हमें यहाँ जो लोग हैं वो कैसे आते हैं यहाँ? यहाँ जो लोग हैं सब वो अपने घर से मतलब ठुकराए हुए हैं, घर से इनके बाल बच्चे लोग ठुकरा दिए तभी लोग यहाँ पे आए हैं। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम सबका है, किन्हीं का बच्चा किन्हीं का पड़ोसी, वही सब उन लोग को लेके आता है। और यहाँ पे लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सरकार का फ़ंड तो हमेशा पहले हम लोग पास आता था तो बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन अभी करीबन 2 साल से कोई फ़ंड नहीं आ रहा है, जिससे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और डोनेशन में लोग कभी अनाज कभी कुछ लोग आके दे जा रहे हैं, जिससे ये ओल्ड एज चल रहा है। लेकिन यहाँ का जो स्टाफ लोग का वो स्थिति बहुत ही दयनीय हो गया, क्योंकि इन लोग का 10 माह से हम लोग का सैलरी नहीं मिला है। और ऐसा भी कोरोना जैसा ऐसा महामारी में हम लोग सभी लोगों ने निस्वार्थ भाव से काम किया, फिर भी अभी तक हम लोग की तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ के डीसी सर के पास भी हम लोग गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग वहाँ से निराश होकर ही लौटे। और सभी स्टाफ जो है बहुत ही मतलब मन लगा के इन लोग का सेवा करते कंटिन्यू करते हैं। इस कोरोना ऐसा महामारी में भी उन लोग किए हैं, लेकिन उन लोग की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन कोई फंड नहीं होने की वजह से मेरा स्टाफ का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। और ओल्ड एज का स्थिति भी बहुत ही दयनीय हो गया, पहले जैसा नहीं रहा, जैसा स्टार्टिंग में था उस टाइप का नहीं है। यहाँ खान पान में हर चीज़ में बहुत चेंजिंग हो गया, क्योंकि फंड ही नहीं है तो कहाँ से होगा। जो डोनेशन में जो थोड़ा बहुत आता है उसी से ये चल रहा है। और यहाँ का स्थिति बहुत ही दयनीय, इसलिए हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि वो हमारे ओल्ड एज होम को जब वो खोले हैं तो ये कंटिन्यू चलाएं और इसकी ओर ज़रा ध्यान दें, ताकि हम अच्छे से इन लोगों का सेवा कर सकें और अच्छी तरह से ये चल सके। धन्यवाद। मैम, यहाँ जैसे लोग आते हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको अपने घर की याद भी तो आती होगी, घर जाने की वो कभी कोई बात कहते हैं? हाँ एकदम आते, फेस्टिवल पे जाते भी हैं इन लोग। अभी तो दशहरा में 2-3 लोग गए हैं, फेस्टिवल में इन लोग घर जाते हैं।
और कभी कोई शादी हो, कुछ फंक्शन हो, तो वैसे में इन लोग को लेके जाते हैं घर वाले 1-2 दिन के लिए, लेकिन कंटिन्यू नहीं रखना चाहते। कंटिन्यू रखते हैं तो वही लड़ाई झगड़ा मारपीट इन लोग साथ करते, जो इन लोग रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेहमान के जैसा 1-2 दिन के लिए लोग जाना चाहते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो क्या रीज़न है लोग मतलब ऐसे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं? कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? क्या उनकी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से या फिर नहीं, सबका आर्थिक स्थिति तो खराब नहीं है, बहुत सबका जगह जमीन घर द्वार तो करीब शायद ही कोई ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब, बाकी सबका स्थिति ठीक है। लेकिन वही बहू अच्छी नहीं है, झगड़ा करती है, बेटा अच्छा नहीं है, मतलब कचर कचर जो घर में होता है शांति इन लोग को नहीं है। और यहाँ पे इन लोग को बहुत शांति मिलता है क्योंकि अपने एक उम्र के इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो ये इन लोग को ज़्यादा पसंद आ रहा है कि घर में एक कोना मिल गया, खटिया मिल गया, बस खाना मिल जाता है, लेकिन शांति नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन लोग को ये चीज़ ज़्यादा मिलता है, इसके लिए इन लोग ओल्ड एज में जो आ गया, अगर बेटा लोग दोबारा लेने भी आता है तो लोग जाना भी नहीं चाहते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मिलने के लिए जाना चाहते हैं, कंटिन्यू रहने के लिए नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का ज़िंदगी उन लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाकी पर्व त्यौहार में तो इन लोग को याद आता ही, हम लोग कितनों भी इन लोग को कर ले, लेकिन घर का जो कमी है वो हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं, वो तो इन लोग को आता ही आता है। और रोते भी है, अकेले में रह के उदास भी रहते हैं। ये हम लोग कोशिश करते हैं कि वो कमी को हम लोग मिटाएं, लेकिन मिटा तो पूरी तरह नहीं सकते हैं, घर वाले का कमी तो आएगा ही आएगा। तो ये लोग मतलब यहाँ पे खुशी से सब रहते हैं? हाँ, सब बहुत खुश है। आप हर एक से मिल के उनसे पूछिए, यहाँ पे लोग बहुत खुश है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और अक्सर लोग, बहुत सारे लोग यहाँ आते रहते हैं, कभी कोई बर्थडे मनाने, कभी कोई मैरिज एनिवर्सरी, मतलब सेलिब्रेट करने के लिए शहर से हमेशा लोग यहाँ पे आते रहते हैं। इन लोग को लगता है कि चलो हम लोग का देखभाल करने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए लोग बहुत खुश हैं। तो ये जैसे कि बूढ़े लोग हैं तो कि दवा वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती होगी, ऐसे सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करती है? पैसा वगैरह फंड कहाँ से मिलते हैं दवा वगैरह के लिए? नहीं, तो अभी तो मेरे पास एक कंपाउंडर है जो कॉमन ट्रीटमेंट वो खुद कर लेते हैं। बाकी बहुत सारे डॉक्टर हजारीबाग के भी जो हैं वो यहाँ कैंप लगवाते हैं और वो खुद से मेडिसिन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो सब हम लोग का हेल्प हो जाता है। जैसे अभी रंजना मैडम है, रंजना सिन्हा, वो बहुत सारा मेडिसिन हमको ला के दी है, जो हम मेरा ये कोरोना में बहुत हेल्प हुआ है। समाज के इन लोगों से दरख्वास्त है कि माँ बाप भगवान का दूसरा रूप होते हैं, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे ही और भी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें आवाज़ डेली हर्षित टीवी। धन्यवाद। कहने के लिए बुजुर्गों के लिए कई सारे कानून बने हैं, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि बुजुर्गों के साथ अन्याय होने पर आसपास के लोग ही आंखें मूंद लेते हैं और ऐसी स्थिति में बुजुर्गों पर जुल्म ढाने वालों को प्रोत्साहन मिल जाता है। तभी तो नूरजहां जैसी बुजुर्ग महिला के सामने घर से भागने की नौबत आ जाती है, जो पिछले 10 सालों से अपने इकलौते बेटे बहू के अत्याचार से तंग आकर घर से निकल गई। चलते चलते कोडरमा से हजारीबाग पहुंच गई और यहां पिछले 10 दिनों से उसका आशियाना मंडई कला कब्रिस्तान बना हुआ है। एक बुजुर्ग महिला को कब्रिस्तान में रहता देख उसके भोजन पानी का प्रबंध पड़ोस की तैबून निशा ने कर रखी है। उसने ठंड से कांपते इस महिला को कंबल भी दे रखा है, पर उसे यदि मदद नहीं मिली तो हजारीबाग के इस ठंड में उसकी जान बच भी पाएगी या नहीं, यह कहना कठिन है, क्योंकि एक तो उसके पैर में रॉड लगा है और काफ़ी साल से इलाज नहीं होने से उसे पैर में असहनीय दर्द की शिकायत है। बुजुर्ग महिला की मां ने तो रॉड निकाले जाने की ज़रूरत है, पर वह किससे कहे? बहू और उसके नेहरा पक्ष के लोगों ने उसकी अपने नाम की ज़मीन मार पीट कर उससे छीन ली, जो कि उसे उसके पति से मिली थी। नूरजहां गोमो बस्ती कोडरमा की रहने वाली हैं। बताया कि उसने 12 साल पहले अपने इकलौते बेटे इमरान की शादी जयनगर के रघुनियाडी की आशिया संग यह सोचकर की थी कि बहू उनका ख्याल रखेगी, लेकिन ससुराल आते ही उसने पति को अपने कब्जे में कर लिया और उस पर अत्याचार शुरू कर दिया। सालों तक वह सारा कुछ सहती रही। मजदूरी करने वाले उसके शौहर मोहम्मद सलीम को भी डरा धमकाकर अपने कब्जे में कर लिया और मजदूरी कराकर उसके पैसे भी रख ले रही है। बताया कि उसका बेटा बरही में वाहनों की पेंटिंग करता है, पर उसने कभी अपनी मां के जुल्म का विरोध नहीं किया। तभी आज वह कब्रिस्तान जैसे स्थल पर रहने को विवश हो गई है। इस वक्त मैं हजारीबाग के मंडई कला कब्रिस्तान परिसर में हूँ। यूँ तो कब्रिस्तान लोगों की आखिरी मंजिल होती है, लेकिन एक बेबस लाचार माँ कई दिनों से इस कब्रिस्तान परिसर में रहने को विवश है।
आइए सुनते हैं उनकी बातें। और इसी उजू खाने में वो सोती हैं। क्या नाम है आंटी आपका? जहाँ खातून मेरा नाम है। कहाँ से आई हैं आप? तिलैया कोडरमा गोमो मोहल्ला है। मेरा बहुत सारी बुरी हालत हो गई। मेरी ज़ईफ़ा इतनी बुरी हालत कर दिया है। मेरी घर का बहू जिसको हम करके लाए थे, और उसका बाप का नाम है इसराइला, उसका बाप का माँ का नाम है सहीला, और बहू का नाम है आसिया, जिसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके ये रास्ता पर लिया। ये मेरे कातिल और दुश्मन है। उसके इंसाफ हमको कीजिए। आप लोग सरकार हैं, मेरी फैसला दिलाइए। उसको घर से बेदखल कर दीजिए। और हमको ये मजबूरी की हालत देखिए कि मेरा हम किस हालत में गुजर रहे हैं। ये सरकार का रोज़ा पर हम बैठे हुए हैं। मेरा कोई देखने वाला भी नहीं आता। मेरा सारा दौलत को ले करके बैठ के ऐसे आराम कर रही हूँ लड़की, और हमको कोई देखने वाला नहीं है। आपको आज तक कोई सरकारी मदद मिला क्या? जी नहीं मिला है। कुछ नहीं हुआ? नहीं, वृद्धा पेंशन वगैरह नहीं मिलता है? कुछ नहीं। मेरा पैर हालत, मेरा कमर टूटा हुआ है। पैर में मेरा पैर सीरियस हो रहा है। चलने फिरने से बहुत मजबूर हो रहे हैं। अच्छा, इसको क्या माने, इसमें रॉड भी लगा हुआ है? रॉड को खोलाना है। हमको पास पैसा नहीं है कि हम इलाज करें। यहाँ कितने दिनों से आप? यहाँ मेरा 10 दिन हो चुका है। 10-12 दिन हो चुका है। कहाँ सोते हैं आप? यहाँ पर सोते हैं। बहुत मजबूर हालत है। ऐसा लगता है कि मेरा दम घुट रहा है। मगर उसी हालत में गुजारा कर रहे हैं। इस हालत में ऐसा औरत, मेरी बहू मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी। उसकी हमको कुछ हो जाएगा तो इसका हथियार वही लड़की रहेगी। उसको मेरा घर से और मेरे जीजा से उसको बेदखल कर दिया। आप लोग के यही आर्जी मिलती हम कर रहे हैं सरकार। और आपके बेटा का क्या नाम है? इमरान नाम है। आपके बेटा कुछ मदद नहीं करता नहीं, है? कभी नहीं हमको देखा, नज़र उठा के भी नहीं देखा। ये नहीं, आज से नहीं, मेरा 10 बरस से ये हाल करके रखी है वो लड़की जब से घुसी है मेरे घर में। मेरा घर को बर्बाद कर दिया। मेरा बाल बच्चा, मेरा कुछ नहीं। हमको पता है कि हम कौन हालत में गुजर रहे हैं। इस मैदान में हम पड़े हुए हैं मुर्दा की तरह। बहुत बुरी हालत है मेरा। बहुत बुरी हालत गुजर रहा है मेरे साथ में। बहुत ज़्यादा अन्याय की है आसिया, बहुत ज़्यादा। एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज डेली हर्षित टीवी में। और आज इसी मुद्दे पर बात होगी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आवाज डेली के स्थानीय संपादक नीलेंदु जयपुरियार मौजूद हैं, जो कि ह्यूमन स्टोरी के लिए भी माने जाते हैं। इनकी ह्यूमन स्टोरी से कई बार जो है खबर का असर भी होता रहा है, और एक बार फिर से आवाज की खबर पर मुहर लगा है और इस खबर का असर हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस चर्चा परिचर्चा में। और आज बात होगी उन बुजुर्गों की जिससे हमारी, आपकी और हमारे समाज की पहचान है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बुजुर्ग आज ओल्ड एज होम में रहने को विवश है। किस नज़रिए से देखते हैं आप उसे? बुजुर्गों के लिए जितने कानून बन रहे हैं उतने ज़्यादा उन पर अत्याचार बढ़ रहा है। तो लोग, समाज का जो नज़रिया है वह बदल नहीं पा रहा है। तो स्थिति बहुत दुखद है। जो समाज के लोगों को जो आगे आना चाहिए वो आ नहीं पा रहे हैं। अत्याचार हो रहा है बुजुर्गों पर, तो लोग आगे आंखें मूंदे हुए हैं। अच्छा, आप लगातार ह्यूमन स्टोरी पर काम करते आए हैं और कई दिनों से आप काम कर रहे हैं। कई खबरों पर आपकी मुहर लगी है, खबर का असर हुआ है। कोई ऐसा वाकया बताएं जो कि अभी लोगों को जो है वो जागरूक करे इसे लेकर। घटनाएं तो घट रही है। अब कोडरमा से एक महिला जो है अपने बेटे बहू के अत्याचार से तंग आकर पैदल वहाँ से चलती है और हजारीबाग पहुँच जाती है, और आज कब्रिस्तान में रह रही है। तो उसकी पीड़ा को देखकर समझा जा सकता है। वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म की रहे, अगर वे सताए जाते हैं तो एक दुख सभी को होता है। लेकिन यह दुख उनका निराकरण नहीं है। इसमें समाज को खुद आगे आना होगा, लोगों को आगे आना होगा, मोहल्ले के लोगों को आगे आना होगा। लेकिन उन्होंने आंखें मूंद रखी है। जब वहाँ से बुजुर्ग अत्याचार से तंग आकर बुजुर्ग जब वहाँ से निकलते हैं और जब यह खबर बनती है, तब वहाँ के लोगों को लगता है कि यह बहुत गलत हो गया है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि मोहल्ले, उस घर के आसपास के लोग इसमें कुछ अटेम्प्ट ले, इसका विरोध करें, ऐसे बेटे बहू को सही राह पर लाने की कोशिश करें। अच्छा, ये जो खबर आपने बताई कोडरमा वाली खबर, ये खबर हमने काफ़ी प्रमुखता से दिखाई थी और इस खबर पर असर हुआ है। और इस खबर को लेकर जो उनके घर परिवार वाले हैं वो भी सामने आ रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा, जब यह खबर यहाँ पर बन रहा था, चाहे वो इनपुट सेक्शन की बात हो या आउटपुट सेक्शन की बात हो, सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो
तो वैसे लोग जो कि इस तरह के वाकया को अंजाम देते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? बहुत निंदनीय है। एक माँ या एक पिता अपने बच्चों को काफ़ी मुश्किल से पालते हैं, कल वो भी पिता बनेंगे, वो भी जो बहू है वो भी माँ बनेगी, उनके बच्चे भी इस तरह की हरकत करेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। और यह प्रकृति का नियम है कि आप जैसा बोइएगा वैसा पाइएगा। तो आप आज अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं तो कल आपके साथ भी आपका बेटा करेगा, तो यह तो नियम है। तो इसमें जिला प्रशासन को या पुलिस प्रशासन को भी ध्यान देना होगा। जो सीनियर सिटीजन है वो अगर कोई मामला को लेकर जाते हैं तो उनको थाने से या फिर अपने कार्यालय से भगा दिया जाना मामले का हल नहीं। अमूमन ये देखा जाता है कि कोई ऐसा बुजुर्ग फरियाद लेके थाना जाता है तो उसको इंटरटेन नहीं किया जाता है, या फिर किसी अधिकारी के पास जाता है तो उसको उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती है। तो हमें सीनियर सिटीजन को देखना होगा, उनके साथ क्या बीत रही है उसको देखना होगा, और एक मानवीय संवेदना के तहत उसको देख करके उसके मामले का निपटारा करना होगा। चलिए, यहाँ पर जैसा इन्होंने बताया है कि थाना जो है वो कभी लोगों का साथ नहीं देता है इस तरह के मामलों में। इसके लिए अगर बात की जाए तो हजारीबाग जिला पुलिस की ओर से हेलो पुलिसिंग की शुरुआत की गई है, जिसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। कई बार ऐसा देखने को मिलता था कि जो फरियादी हैं वो थाने तक पहुंचते थे, लेकिन उनकी फरियाद जो है वहां नहीं सुनी जाती थी। इसे लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जो कदम उठाया है हेलो पुलिसिंग का, वो अभी लोगों को काफ़ी जो है उससे लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को भी आगे आना होगा, पुलिस प्रशासन को भी आगे आना होगा, समाज का एक तबका जो है उसको आगे आना होगा और इस पूरे मामले को लेकर जो है आगे बात करनी होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि जिस तरह से इस तरह के मामलात हो रहे हैं, इसमें लोगों को आगे आना होगा। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनको आगे आना होगा और इस तरह के मामलों पर अंकुश लगाना होगा। आवाज़ डेली हर्षित टीवी भी अपने दर्शकों से यह अपील करती है कि अगर आपके आस पड़ोस में इस तरह की घटनाएं हो रही है तो तुरंत उसका वीडियो बनाकर हमारे इस नंबर पर भेजें। आपकी खबरों को प्रमुखता से हमारे टीवी पर दिखाया जाएगा। तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 8935811278 और अभी टीवी स्क्रीन पर भी यह नंबर आपको फ्लैश करेगा। तो आप के आगे अगर इस तरह के मामला होते हैं तो आप आवाज़ डेली हर्षित टीवी को भेजें। इस खबर को आवाज़ डेली हर्षित टीवी अपने अखबार और टीवी चैनल पर प्रमुखता से दिखाएगा। आवाज़ डेली हर्षित टीवी के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार आवाज़ डेली हर्षित टीवी को देते रहे। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को इजाजत दें। नमस्कार। यदि आप अपना घर बनाना चाहते हैं या फिर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आपको देगा आसान शर्तों और अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। सबसे बड़ा आकर्षण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाख सब्सिडी की भी सुविधा। ना प्रोसेस में कोई परेशानी और ना इंतजार करने का झंझट। तो आज ही संपर्क करें हर्षित इंटरप्राइजेज, गायत्री कॉम्प्लेक्स, फ्लैट नंबर 102, फर्स्ट फ्लोर, नवाबगंज, हजारीबाग। संपर्क करें 9572196587 या 8709524015। हमारा लैंडलाइन नंबर है 06546296001 या फिर टोल फ्री नंबर 0114292501। आशा अपार्टमेंट, a unit of Balprada Infrastructure Private Limited। हमारे पास 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है। बुकिंग ओपन फॉर लिमिटेड फ्लैट्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिक। हमारा पता है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कानी बाजार, हजारीबाग। अभी कॉल करें 9431334977 या फिर 6201641488। अभी हम लोग कस्टमर के लिए एक विशेष दुर्गा पूजा अवसर में ऑफ़र रखे हैं। जो भी कस्टमर हमारे पास आएगा, जो हमारा फ्लैट लेगा, उसको एक बुकिंग के साथ एक मोटरसाइकिल हम लोग अपार्टमेंट के साथ एक बुकिंग में एक ऑफ़र दे रहे हैं, एक मोटरसाइकिल प्लस जनरेटर, पार्किंग वगैरह तो हम लोग सब दे ही रहे हैं। और जितने भी हमारे फ्लैट्स में हैं सब हमारे ब्रांडेड सामान लगते हैं। और हमारा मैरिज हॉल, जो भी कस्टमर आएगा उसको अलग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैरिज हॉल, बैंकेट्स हॉल, फुल्ली सेंट्रलाइज AC सब हमारा यहाँ पे बन रहा है। टोटल चीज़, जो कस्टमर आएंगे, छोटा पार्टी हो, बड़ा पार्टी हो, सब यहीं कर सकेंगे। उसके बाद जो है, जो भी
पहला फ्लैट लेगा, जो फर्स्ट ऑनर बनेगा, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,70,000 का बेनिफिट भी मिलेगा। महर्षि में ही केक कॉर्नर, स्वादिष्ट वेज केक बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड, चॉकलेट, पाइनएप्पल, बटरस्कॉच, वेनिला, सभी फ्लेवर्स और हर प्रकार के केक्स सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ। अभी आए या ऑर्डर करें महर्षि में ही केक कॉर्नर से। एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग, या कॉल करें 800-250-8790 या फिर 7870202420। तो पता याद रखें, एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग। दुकान का नाम महर्षि में ही केक कॉर्नर, एड्रेस पैगोडा चौक, एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, एगलेस में टोटल वैरायटी। हजारीबाग के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, सब लोग द डॉल्फिनोज रिसॉर्ट, देवी मंडप रोड, हजारीबाग। बस 1 माह का और इंतज़ार। 11 नवंबर को भूमि पूजा और 1 दिसंबर से शुभारंभ, जहां पे ठहरने की उत्तम सुविधा, शादी घर, बारबेक्यू रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम समेत सारी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है। धन्यवाद। एनी चिल्ड्रन क्लिनिक, डॉक्टर अमन उर्वर, शुभम कॉम्प्लेक्स नियर मटवारी पेट्रोल पंप, हजारीबाग। जी हाँ, हर माह की 29 तारीख को आएं और फ्री चेकअप का लाभ उठाएं। तो पता याद रखें, एनी चिल्ड्रन क्लिनिक, डॉक्टर अमन उर्वर, शुभम कॉम्प्लेक्स नियर मटवारी पेट्रोल पंप, हजारीबाग। अधिक जानकारी के लिए तुरंत कॉल करें 9430106113 या 8582888390। गीता साइंस इंटर महाविद्यालय हजारीबाग की ओर से आवाज डेली हर्षि टीवी को बधाई, साथ ही समस्त नगर वासियों को दुर्गा पूजा, ईद मिलादुन नबी, दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। संजय कुमार, संपर्क करें 9905484481। हमारा पता याद रखें, गीता साइंस इंटर महाविद्यालय हजारीबाग।